नमस्ते बच्चों यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के अंतर्गत अब हम जर्मनी का एकीकरण समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपको चैप्टर की हेडिंग से स्पष्ट हो जाता है, क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है? तो यहाँ पर एक तरह से आपको स्पष्ट कर दिया गया है कि जर्मनी का एकीकरण सेना के द्वारा किया गया। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जर्मनी का एकीकरण किसे कहते हैं। मध्य यूरोप के स्वतंत्र राज्यों प्रसा, बवेरिया, सैक्सोनी आदि को आपस में मिलाकर 1871 में एक राष्ट्र राज्य व जर्मन साम्राज्य का निर्माण किया गया। इसी ऐतिहासिक घटना को जर्मनी का एकीकरण कहा जाता है। बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था कि मध्यम वर्गीय शिक्षित लोगों में राष्ट्रवाद की भावना भरी हुई थी। 1848 में जर्मन महासंघ के क्षेत्रों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र बनाने का प्रयास किया गया था, लेकिन इसे राजशाही व फौज के द्वारा दबा दिया गया। इसके बाद प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के नेतृत्व को संभाला। इसका प्रमुख मंत्री ऑटो वान बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था। इसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। ईस्वी के बाद जब फ्रैंकफर्ट की संधि असफल हो गई थी, तो जर्मन के उदारवादियों की आशाओं पर पानी फिर गया। वे बहुत निराश हो गए। एकीकरण के सभी प्रयत्नों की असफलता ने जर्मनी की राष्ट्रीय भावनाओं को बहुत गहरी ठेस पहुंचाई। 1849 ईस्वी में जर्मन के देशभक्तों ने प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करने का प्रयास किया, परंतु प्रसा के राजा ने जर्मनी का ताज पहनने से इनकार कर दिया। तो जब प्रसा के राजा ने ताज पहनने से मना कर दिया, क्योंकि उसका ऐसा विचार था कि ऐसा करने से उसे ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध करना पड़ेगा। तो इस तरह से जर्मनी में फिर से निरंकुश शासन प्रणाली स्थापित हो गई। अब प्रसा के राजा का प्रयास फिर से शुरू होता है। इस समय तक जनता समझ चुकी थी कि हमारा राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ये चाहता है कि जर्मनी का एकीकरण हो। तो उसने बवेरिया, बर्टमबर्ग, हैनोवर तथा सैक्सोनी आदि जर्मन राज्यों से संधि करके अरफर्ट में एक जर्मन संघ का निर्माण किया। ऑस्ट्रिया ने प्रसा के जब इस कार्य का विरोध किया और स्थिति यह हो गई थी कि ऑस्ट्रिया और प्रसा का अब युद्ध हो जाएगा, युद्ध हो जाने की संभावना ज़्यादा हो गई। तो ऑस्ट्रिया के विरोध को देख करके बवेरिया, बर्टमबर्ग और सैक्सनी के राजाओं ने जर्मन संघ की सदस्यता त्याग दी। वे डर गए थे। अंत में प्रसा के राजा ने भी नवंबर 1850 में ऑस्ट्रिया के साथ ओल्मुज की संधि कर ली, जिसके अनुसार उसे वीना कांग्रेस द्वारा निर्मित 39 राज्यों का जो जर्मन राज्य संघ था, उसकी मान्यता पुनः ऑस्ट्रिया को देनी पड़ी और ऑस्ट्रिया का फिर से जर्मनी के ऊपर नियंत्रण स्थापित हो गया। तो यहाँ पर जर्मनी के देशभक्त ये समझ गए थे कि जो प्रसा का राजा है वो हमारे साथ में है, वो जर्मनी का एकीकरण चाहता है, लेकिन ऑस्ट्रिया के विरोध के कारण वो ऐसा कर नहीं पा रहा है। इसलिए जो देशभक्त थे जर्मनी के, वो ऑस्ट्रिया के विरोध में हो गए और उनकी सहानुभूति प्रसा के राजा के साथ में हो गई। प्रसा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ की बीमारी के कारण 2 जनवरी 1861 को मृत्यु हो गई। फिर उसका भाई विलियम प्रथम गद्दी पर बैठा। वो एक बहुत बुद्धिमान और दूरदर्शी व्यक्ति था। उसका ऐसा मानना था कि प्रजा की प्रगति सैन्य शक्ति से ही हो सकती है, इसलिए उसने सैन्य शक्ति का
विस्तार किया। तो विलियम प्रथम ने सर्वप्रथम प्रशा की सैन्य शक्ति का विस्तार करना आरंभ किया। इसी समय 1862 में उसने बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री या चांसलर नियुक्त किया। बिस्मार्क बहुत ही योग्य, दूरदर्शी, दृढ़ निश्चयी, महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने प्रधानमंत्री बनने के साथ ही प्रशा की निम्न सदन की उपेक्षा कर दी और विलियम प्रथम की सुधारवादी योजनाओं को सफल बनाना शुरू कर दिया। अब हम देखेंगे कि जर्मनी के एकीकरण में बाधाएं कौन कौन सी थीं। तो सबसे पहले ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था। अभी मैंने बताया कि ऑस्ट्रिया क्यों हस्तक्षेप करता था। दूसरा था जर्मन राज्यों में आर्थिक, प्रांतीय, सामाजिक और राजनैतिक असमानताएं थीं। तीसरा, इंग्लैंड व फ्रांस द्वारा हनोवर प्रांत के बहाने जो प्रांत उनकी सीमाओं से लगते थे उनमें वे बराबर हस्तक्षेप किया करते थे। चौथा, अधिकांश राज्यों की सैनिक शक्ति बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी, शिथिल थी। पांचवा, जन सामान्य में जागृति या एकजुटता का अभाव था। उनके अंदर देशभक्ति की भावना उतनी ज़्यादा जागृत नहीं हुई थी, जिसके लिए दार्शनिकों ने बहुत प्रयास किया। इसके बाद एक और मुख्य कारण था, जर्मनी के जो दक्षिण राज्य थे उसमें पोप का प्रभाव था, जो जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा था। अब आता है सहायक तत्व। सहायक तत्व कौन से थे जर्मनी के एकीकरण में? सबसे पहले तो जालवरीन की संधि थी। जर्मनी के एकीकरण में सबसे पहले जो आता है वो जालवरीन की संधि थी। जालवरीन की संधि 1834 में प्रशा की पहल पर जालवरीन नाम का शुल्क संघ स्थापित किया गया, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो, इसलिए प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ जालवेराइन स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी। तो पहला तो ये एक कारण था जिसके कारण प्रशा की आर्थिक उन्नति हुई, जर्मन राज्य संघ की आर्थिक उन्नति हुई। दूसरा था बौद्धिक आंदोलन। दार्शनिकों, इतिहासकारों, कवियों, साहित्यकारों और अन्य बुद्धिजीवियों ने जर्मनी के एकीकरण में पूरा योगदान दिया एवं प्रजा में एकीकरण की भावना भरी। तीसरा, औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास तीव्र गति से हुआ। क्यों हुआ? जालवरीन संघ के कारण। जो जालवरीन संघ की स्थापना हुई तो कोई भी शुल्क अवरोध नहीं रह गया, जिसके कारण आपस में व्यापार करना आसान हो गया। इसलिए आर्थिक स्थिति मजबूत हुई जर्मन राज्य संघ की। और रेलवे के जाल की गतिशीलता बढ़ाई गई। रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई। आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया। उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत बनाया। तो ये 3 प्रमुख कारण थे जिसके कारण जो जर्मनी के एकीकरण में सहायक थे। इसके अलावा और कुछ चीज़ें थीं, जैसे फ्रांस की क्रांति से प्रभावित हुआ था जर्मनी। नवीन विचारों, राष्ट्रवाद से काफ़ी प्रभावित हुआ था। नेपोलियन ने अपनी विजयों द्वारा विभिन्न जर्मन राज्यों को राइन संघ के अंतर्गत संगठित किया, जिससे जर्मनी में एकता की भावना का प्रसार हुआ। तो ये कुछ कारण थे जिनके कारण एकीकरण की संभावना बढ़ गई। तो 1860 में
जब इटली की राष्ट्रीय एकता का कार्य काफ़ी कुछ पूरा हो गया था, तब जर्मन जनता में भी आशा का संचार हुआ कि अब हम भी अगर इटली ऐसा कर सकता है तो हम भी अपने राज्यों का एकीकरण कर सकते हैं। इस समय प्रशा का शासक विलियम प्रथम और चांसलर बिस्मार्क था, वो आपको बता दिया गया है। तो एकीकरण में जो सबसे बड़ी दो प्रमुख समस्याएं थी, ऑस्ट्रिया से छुटकारा पाना। इस समय मेटरनिख ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री था, चांसलर था। दूसरी जो समस्या थी, जर्मन राज्यों को प्रशा के नेतृत्व में संगठित करना। प्रशा जर्मन संघ का सबसे बड़ा राज्य था। ऐसे समय बिस्मार्क का उदय होता है चांसलर के रूप में। बिस्मार्क जर्मनी का महान कूटनीतिज्ञ, दूरदर्शी व्यक्ति था। एटीन 47 ईस्वी में प्रशा की प्रतिनिधि सभा का सदस्य चुना गया। जर्मन राज्यों की संसद में प्रशा का प्रतिनिधित्व करता था। नवीन विचारों का विरोधी था। 1859 में रूस में जर्मनी के राजदूत के रूप में नियुक्त हुआ। 1862 में पेरिस का राजदूत बनाकर भेजा गया। 1862 में ही प्रशा के शासक विलियम प्रथम ने उसे प्रशा का चांसलर नियुक्त किया। बिस्मार्क रक्त एवं लौह नीति का समर्थक था। उसकी रुचि लोकतंत्र और संसदीय पद्धति में बिल्कुल भी नहीं थी। वह सेना और राजनीति से अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता था। इसके लिए उसने पहले प्रशा की सैनिक शक्ति को मजबूत किया और कूटनीति का सहारा लिया। उसने 3 प्रमुख युद्ध लड़े और तीनों में सफल होकर उसने जर्मनी का एकीकरण किया। सबसे पहला युद्ध उसने डेनमार्क के साथ किया 1864 में। जर्मनी और डेनमार्क के बीच 2 प्रदेश विद्यमान थे। स्लेस्विग, जिसमें आधे जर्मन आधे डेन रहते थे। दूसरा था हालस्टीन, जिसमें जो जर्मन बहुल राज्य था। ये दोनों राज्य सदियों से डेनमार्क के अधिकार में थे, लेकिन उसके भाग नहीं थे। बिस्मार्क ने डेनमार्क से युद्ध करने के लिए ऑस्ट्रिया का सहयोग लिया, ताकि ऑस्ट्रिया उसके खिलाफ कोई भी विपरीत कार्यवाही ना कर सके। उसने ऑस्ट्रिया को स्लेस्विग देने का वादा किया। डेनमार्क ने पराजित होने के बाद एक समझौता किया, जिसके अनुसार स्लेस्विग हालस्टीन के साथ साथ लायनबुर्ग के अधिकार से भी उसे वंचित होना पड़ा। अब यहाँ पर जो राज्यों की बांट हो रही थी, बंटवारा हो रहा था, उसको लेकर के ऑस्ट्रिया और प्रशा में मतभेद हो गया। तो दोनों के बीच में मनमुटाव हो गया। तो ऑस्ट्रिया अपनी आंतरिक स्थिति को जानता था कि मेरी आंतरिक स्थिति कमज़ोर है, इसलिए वो युद्ध नहीं करना चाहता था। लेकिन इस प्रसंग को लेकर के प्रशा ऑस्ट्रिया को जर्मन संघ में कमज़ोर करना चाहता था। अंततः 14 अगस्त 1865 को गेस्टीन नामक स्थान पर समझौता हो गया, जो गेस्टीन समझौते के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार स्लेस्विग बिस्मार्क ने अपने पास रखा, हालस्टीन ऑस्ट्रिया को दे दिया और लायनबर्ग का जो प्रदेश था उसे प्रशा ने खरीद लिया, जिसका मूल्य ऑस्ट्रिया को दे दिया। इसमें बिस्मार्क ने एक कूटनीतिक चाल चली। उसने जर्मन बहुल क्षेत्र ऑस्ट्रिया को दिया और बाद में इस जर्मन बहुल क्षेत्र में वो गुप्त तरीके से यहाँ के जो स्वतंत्रता चाहने वाले संगठन थे उनको मदद पहुँचाता था और उन्हें विद्रोह करने में मदद करता था, और ताकि अनुकूल परिस्थिति आने पर वह ऑस्ट्रिया के ऊपर हमला कर सके। अब यहाँ पर आता है ब्रिटेन। ब्रिटेन मूक दर्शक की भांति सब कुछ देख रहा था, वो कुछ बोल नहीं रहा था। रूस बिस्मार्क का मित्र था, इसलिए वो भी हस्तक्षेप नहीं कर रहा था।
अब फ्रांस को लालच दिया बिस्मार्क ने राइन संघ देने का, क्योंकि फ्रांस की नज़र राइन संघ के ऊपर थी, और उससे युद्ध में तटस्थ रहने का आश्वासन ले लिया। इस समय फ्रांस पर नेपोलियन तृतीय का शासन था। 1866 में प्रसा और इटली के बीच संधि हो गई थी, तो इटली ने भी युद्ध में साथ देने का आश्वासन दे दिया बिस्मार्क को, मैं आपका युद्ध में साथ दूंगा। तो बिस्मार्क ने युद्ध जीतने पर इटली को वेनेशिया देने का आश्वासन दे दिया। 1866 में युद्ध की घोषणा कर दी गई। यह युद्ध सेडेवा के मैदान में 7 सप्ताह तक चला, जिसमें ऑस्ट्रिया की हार हो गई, और इस युद्ध की समाप्ति प्राग संधि के द्वारा हुई, जिसकी शर्तें इस प्रकार थीं। पहली शर्त थी ऑस्ट्रिया के नेतृत्व में जो जर्मन संघ बना था वह समाप्त कर दिया गया। दूसरा, स्लेस्विग और हालस्टीन के प्रदेश प्रसा को दे दिए गए। तीसरा, दक्षिण के जर्मन राज्यों की स्वतंत्रता को मान लिया गया। चौथा, वेनेशिया प्रदेश इटली को दे दिया गया। पांचवा, ऑस्ट्रिया को युद्ध का हर्जाना देना पड़ा। इस तरह से जर्मन राज्यों से ऑस्ट्रिया का वर्चस्व समाप्त हो गया। लेकिन इसमें एक चीज़ थी, जो दक्षिण के राज्य थे वो विरोध कर रहे थे। 4 जर्मन राज्य थे, बवेरिया, वुर्टमबर्ग, बादेन और हेंस को छोड़कर उत्तरी जर्मन राज्यों का गठन किया गया, जिसमें 21 जर्मन राज्य थे, जिसका प्रथम चांसलर बिस्मार्क बना। इस परिषद में 43 सदस्य थे, जिसमें 17 सदस्य प्रशा के थे। जर्मनी के लिए अब अंतिम युद्ध अभी बाकी था, जर्मनी के एकीकरण के लिए, जो फ्रांस से लड़ा गया। क्यों लड़ा गया? क्योंकि जो 4 राज्य जो संघ में अभी शामिल करने थे, उसको शामिल करने में सबसे बड़ा बाधक फ्रांस था। और फ्रांस भी युद्ध चाहता था, क्योंकि उसकी जो राइन संघ को लेने वाली इच्छा थी वो तो ख़त्म हो गई थी, वो तो बिस्मार्क ने दिया नहीं उसे, तो उसका भी उसको वो था कि मुझे मिला नहीं। तो अब यहाँ फ्रांस को लगता था कि प्रसा के उत्कर्ष के कारण उसकी स्थिति नाजुक हो गई है, और प्रसा भी अपने मार्ग में फ्रांस को बाधक मानता था। 15 जुलाई 1817 को फ्रांस ने प्रसा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। यह युद्ध सीडान के मैदान में लड़ा गया। फ्रांस पराजित हुआ। 20 जनवरी 1871 को पेरिस के पतन के पश्चात युद्ध समाप्त हुआ। दोनों के बीच एक संधि हुई, जिसे फ्रैंकफर्ट की संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि में कुछ समझौते हुए, जिसके अनुसार फ्रांस को अल्सास समेत लारेन प्रदेश प्रसा को सौंपने पड़े। फ्रांस को युद्ध का हर्जाना 20 करोड़ पाउंड देना पड़ा। हर्जाना मिलने तक जर्मन सेना फ्रांस में बनी रही। दक्षिण के जो 4 राज्य थे, बवेरिया, बादेन, वुर्टमबर्ग और हेंस, इन 4 राज्यों को जर्मन संघ में शामिल कर लिया गया, और जर्मन संघ को एक नया नाम दिया गया, जर्मनी या जर्मन साम्राज्य। इस तरह से जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। प्रसा का राजा जर्मनी का शासक घोषित हुआ। 18 जनवरी 1871 में विलियम प्रथम का राज्याभिषेक जर्मनी के सम्राट के रूप में हुआ। बिस्मार्क समेत प्रसा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की बैठक वर्साय के महल के बेहद ठंडे शीश महल हॉल ऑफ मिरर्स में हुई। प्रसा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा हुई।